नमस्कार मित्रों, महाचिति यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले एक वीडियो में हमने हिंदी शब्दों के उद्गम मूलक, उत्स मूलक या स्रोत मूलक वर्गीकरण पर एक समीक्षात्मक दृष्टि आपके सामने प्रस्तुत की थी। आज उसी की निरंतरता में इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है कि हिंदी शब्दों या किसी भाषा के शब्दों का स्रोत के आधार पर वर्गीकरण का क्या कोई व्याकरणिक औचित्य भी है कि बस यूं ही एक सजावटी कार्य है, झूठ मूठ का अनुपयोगी विवरण मात्र है, बौद्धिक विलास मात्र है। इस संदर्भ में हम हिंदी के मनीषी वैयाकरण पंडित किशोरीदास वाजपेयी के एक कथन को रखना समीचीन समझते हैं। हिंदी शब्दानुशासन में उन्होंने कहा है, वस्तुतः व्याकरण से इन बातों का कोई सीधा संबंध नहीं। व्याकरण तो शब्द प्रयोग पर विचार करता है और प्रयोगकृत शब्दों के रूपांतर पर। इस संदर्भ में मेरा भी विचार है कि हिंदी के स्रोत मूलक शब्द वर्गीकरण का औचित्य तब तक सिद्ध नहीं होता जब तक ऐसे किसी वर्गीकरण की उपयोगिता उन शब्दों के प्रयोग को लेकर हो। भाषा में शब्द विभिन्न स्रोतों से आते हैं, यह दुनिया की हर भाषा का सत्य है, लेकिन भाषा में आकर वे जैसा व्याकरणिक आचरण करते हैं, प्रयोग संबंधी जो रुझान प्रदर्शित करते हैं, प्रयोग जन्य जो उनमें रूपांतरण आदि होते हैं, उनके आधार पर ही उनकी अलगाव वाली स्थिति को, उनकी वर्गीकरण वाली स्थिति को समझना सही रहेगा। अगर किस स्रोत से शब्द आया है, इसके आधार पर उस भाषा में वे अपना खास प्रकार का रूपांतरण या रूपायन प्रस्तुत करते हैं, या खास प्रकार से उनकी रूप रचना प्रभावित होती है, निश्चित रूप से शब्दों के स्रोत मूलक वर्गीकरण की उपयोगिता सिद्ध होती है। गहन विचार करने पर ऐसा लगता है कि जिसे हिंदी में अधिसंख्य वैयाकरण तत्सम शब्द कहते हैं, जिसे हमने पिछले वीडियो में अपने प्रस्तावित प्रारूप के तहत संस्कृतागत शब्द कहना पसंद किया है, और जिन्हें अधिसंख्य वैयाकरण तद्भव शब्द कहते हैं, जिन्हें हमने अपने प्रारूप के तहत संस्कृत भव शब्द कहना पसंद किया है। तो इन दो प्रकार के शब्दों में कुछ शब्द तो ऐसे मिलते हैं जो आकार की दृष्टि से एक समान दिखने के बावजूद हिंदी भाषा में अपनी रूप रचना के संदर्भ में अलग अलग मार्ग का अनुसरण करते हैं। जैसे हिंदी का आकारांत राजा शब्द और हिंदी का आकारांत लड़का शब्द। राजा का जब रूप चलेगा तो पहली विभक्ति के एक वचन में राजा और बहुवचन में भी राजा। कुछ लोगों को भ्रम हो सकता है, इसलिए बता देना चाह रहा हूं कि पहली विभक्ति के बहुवचन में राजा ही रूप है,
दूसरी विभक्ति के एक वचन में राजा, उसमें परसर्ग ने, को, से या जो भी लगाना चाहे लगा सकता है कोई। और बहुवचन में राजाओं, उसमें परसर्ग कोई जो लगाना चाहे वो लगा सकता है। तो राजा एक वचन और राजाओं बहुवचन, यह दूसरी विभक्ति जो कि सपरसर्गीय विभक्ति है, उसमें राजा का रूप ऐसा बन सकता है। यानी पहली विभक्ति के एक वचन में राजा और बहुवचन में राजा, या सरल शब्दों में कहें कि राजा शब्द का सामान्य बहुवचन राजा ही है। हिंदी का यह आकारांत शब्द संस्कृतागत शब्द है, इसीलिए इस प्रकार की रूप रचना दिखाई दे रही है। और ऐसे आकारांत पुंलिंग तमाम शब्दों की रूप रचना राजा जैसी ही होगी, जो कि संस्कृतागत है। लेकिन हिंदी का तथाकथित तद्भव शब्द लड़का, उसकी रूप रचना ऐसे नहीं होती। पहली विभक्ति के एक वचन में लड़का और बहुवचन में लड़के, जबकि राजा शब्द का राजा और राजा पहली विभक्ति के एक वचन और बहुवचन में क्रमशः इस प्रकार का रूप था। लेकिन लड़का का रूप लड़का और लड़की। दूसरी विभक्ति जो सपरसर्गीय विभक्ति है, एक वचन में लड़के, यहां भी राजा से अंतर है, क्योंकि यहां हम कहते हैं लड़के रूप बना के लड़के ने, लड़के को आदि, और राजा में राजा ने, राजा से आदि। निराला ने एक कविता में राजे ने यह प्रयोग भले कर दिया था, लेकिन वह व्याकरणिक दृष्टि से सम्मत नहीं है। कवि तो सर्वतंत्र स्वतंत्र होता है, क्रांतदर्शी होता है, उस पर व्याकरण का नियम क्यों कर लगे? वह तो समाज को, देश को, राजनीति को और मानवता को अपनी दूरदृष्टि से मार्गदर्शन कराने वाला होता है। लेकिन सामान्य व्याकरणिक नियम के तहत राजा ने ही होगा, जबकि लड़के ने हो रहा है। बहुवचन में फिर लड़कों ने, को, से आदि। तो दूसरी विभक्ति के बहुवचन में लड़का का रूप लड़के और लड़कों इस तरह से बनता है। तो इस प्रकार हमने देखा राजा और लड़का के उदाहरणों के माध्यम से कि आकारांत पुंलिंग शब्द दोनों हैं, लेकिन स्रोत चूंकि अलग अलग है। एक का स्रोत संस्कृत है और एक का स्रोत हिंदी का अपना तद्भव जगत है। इसलिए इसका प्रभाव इनके रूपांतरण पर, रूप रचना पर दिखाई दे रहा है। तो अगर व्याकरण में इस प्रकार की रूप रचना का अंतर है, तो निश्चित तौर पर स्रोत के आधार पर यदि रूप रचना का ये अंतर है, तो स्रोत वाला वर्गीकरण ग्राह्य हो सकता है, तथाकथित तत्सम और तथाकथित तत्व कह सकता है। लेकिन अन्य भाषाई शब्दों या देशज शब्दों को लेकर क्या इसी प्रकार की बात हो सकती है? बहुत सारे लोग अपने अनुभव से यह समझ सकते हैं कि ऐसे शब्दों को इस तरह से वर्गीकृत करने की कोई व्याकरणिक उपयोगिता नहीं दिखाई देती। परंतु एक दृष्टि और है, उसके अनुसार कथित तत्सम और कथित तद्भव शब्दों के व्यवहार में अधिक एक रूपता दिखाई देती है, जबकि देशज, विदेशज आदि शब्दों के व्यवहार में वैसी एक रूपता दिखाई नहीं देती। उसके व्यवहार में तमाम विविधताएं दिखाई देती हैं।
सामान्य नियमों के सर्वाधिक अपवाद इन्हीं दो श्रेणियों देशज विदेशज में दिखाई देते हैं। यह बात हिंदी प्रयोग एक शैक्षिक व्याकरण में पीसी जैन ने कही है। अगर यह बात सही है तो इन दो वर्गों यानी कथित तत्सम और कथित तद्भव के अलावा एक और वर्ग कथित तत्सम और कथित तद्भव के अतिरिक्त हिंदी में स्रोत के आधार पर एक और वर्ग बनाने की आवश्यकता महसूस होने लगती है। यह विचार खुला हुआ है। मित्रों, आपसे भी आग्रह है कि इस संदर्भ में अपने अनुभव से इस चर्चा को आगे बढ़ाने में सहयोग करें। आज का वीडियो यहीं तक। उम्मीद है कि जल्द ही इस विषय की अगली कड़ी या किसी अन्य उपयोगी विषय को लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।